हाय दोस्तों, मैं ललित कुमार ललित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा पिक्रिक अम्ल का निर्माण। पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें पिक्रिक अम्ल बनाना है। अगर पिक्रिक अम्ल का अगर हम निर्माण करते हैं तो हमें सबसे पहले फिनॉल का सूत्र पता होना चाहिए, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए और साथ में भी हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। इन्हीं तीनों चीज़ों के माध्यम से हम पिक्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो जैसे आपने बेंजीन वलय के कारण जो अपक्रियाएं पढ़ी है, उसी में से आपका पिक्रिक अम्ल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री पर जब गर्म करते हैं तो हमें सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। उसके बाद पुनः जब नाइट्रीकरण करते हैं हम, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ NH3 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो उसके बाद हमें मिलता है पिक्रिक अम्ल। तो हम पढ़ेंगे पहले पिक्रिक अम्ल का निर्माण। तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा कि जो आपका फिनॉल होता है, जैसे फिनॉल की संरचना हो जाती है, आपका फिनॉल हो जाता है। फिनॉल को जब हम HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो HNO3 जो होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 को हम लिख सकते हैं HONO2 इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ जो NO2 नाइट्रो समूह है, ये नाइट्रो समूह है, वो आपका इस वाला पोजीशन, पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे बेंजीन वलय आपका होता है, ये बेंजीन की संरचना हो जाती है, ये बेंजीन की संरचना है। तो इस वाला जो पोजीशन होता है, जैसे यहाँ से कोई समूह जुड़ा हुआ है, जो समूह जुड़ा है उसके साइड वाले में जो साइड होगा, जो ये पोजीशन होता है, इसे आर्थो कहते हैं। यहाँ वाली पोजीशन को हम मेटा बोलते हैं और यहाँ वाले पोजीशन को हम पैरा बोलते हैं। तो इसे हम आर्थो कहते हैं, इसे हम आर्थो कहेंगे, और इसे हम मेटा बोलते हैं, मेटा पोजीशन है ये, और इसे हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। अब इसके सामने जस्ट जो आपका है, इसे पैरा कहेंगे। अब इसके सामने वाला ये वाला जो पोजीशन होगा, बगल वाला समूह एकदम जस्ट वाला जो कार्बन होता है बेंजीन के, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थो। तो ये भी आपका आर्थो हो जाएगा, ये भी पोजीशन आपका आर्थो हो जाएगा, और ये भी आपका मेटा हो जाएगा, और ये आपका पैरा हो जाता है। तो यहाँ ये चीज़ें हमें ज्ञात होना चाहिए, जरूरी है, हमें पता होना चाहिए। तो जैसे हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, फिनॉल का नाइट्रीकरण पढ़ लेते हैं। पिक्रिक अम्ल बनाने से पहले हम फिनॉल का नाइट्रीकरण पढ़ेंगे, तो पहले नाइट्रीकरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे फिनॉल का नाइट्रीकरण जो आपका है, तो यहाँ हम लिखेंगे नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण। जब फिनॉल का आप लिख सकते हो कि फिनॉल को सांद्र HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो आर्थो कामा पैरा नाइट्रो फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, भाई पिक्रिक अम्ल बनाना है तो पहले इससे चीज़ें जरूरी है हमको जानना, और उससे पहले भी हमें ये जानना जरूरी है कि पोजीशन जो आपका वलय है बेंजीन में, वो पोजीशन कौन कौन सा है, आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। अब देखिए कुछ चीज़ें बातें ऐसी आती हैं कि अगर यहाँ पर कोई जो आपका समूह उपस्थित है, यहाँ का जो समूह है, यदि वह ऋणात्मक वाला समूह है, यदि वह क्या हो आपका ऋणात्मक समूह हो, तो आप जब भी अपक्रिया कराएंगे, जो अपक्रिया बनेगी वो आर्थो और पैरा का मिश्रण देगी, क्योंकि यहाँ का घनत्व ज़्यादा होता है।
जब यहाँ पर कोई ऋणात्मक वाला समूह जुड़ता है तो यहाँ क्या होगा, आर्थो और पैरा का घनत्व ज़्यादा होता है, तो हमें आर्थो और पैरा का मिश्रण मिलेगा। यदि यहाँ पर कोई पॉजिटिव वाला समूह जुड़ा है तो वो मेटा देगा। आपको इतना ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर ऋणात्मक का कोई समूह संयोजित है तो आपको आर्थो और पैरा देगा, अन्यथा अगर यहाँ कोई पॉजिटिव वाला समूह जुड़ा है तो आपको मेटा देगा। इतना ध्यान देना है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर है, हम ले लेते हैं फिनॉल, तो यहाँ हमारा हो जाएगा फिनॉल का जो समूह होगा, सूत्र होगा हमारा, ये हो जाएगा आपका फिनॉल हो जाता है। अब फिनॉल को जब हम क्या करते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो HNO3 जो होगा, तो HNO3 को आपको हमने बताया कि इसे हम लिख सकते हैं HONO2, और NO2 को हम कहते हैं नाइट्रो समूह। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नाइट्रो समूह। तो यहाँ से जो होगा नाइट्रो समूह, तो अभी हमने क्या कहा कि अगर यहाँ पर क्या होगा, कोई ऋणात्मक वाला समूह। अब ये बताइए जो OH समूह होता है इस पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अब सेवर सी बात है, जब OH के ऊपर ऋणात्मक आवेश है तो आर्थो और पैरा का क्या देगा, मिश्रण देगा। ये आर्थो पोजीशन हो जाएगा और यहाँ पर पैरा पोजीशन हो जाएगा, तो ये आर्थो और पैरा का क्या देगा, आपको मिश्रण देगा। तो आप चाहें तो इसे एक ही संरचना में बना सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो इसे दो संरचनाओं में बना सकते हैं। तो आपका ये कंडीशन ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा OH, यहाँ पर भी हो जाएगा OH। अब ये आपका हो जाता है आर्थो और ये हो जाता है पैरा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका NO2 नाइट्रो समूह और यहाँ पर भी हो जाएगा NO2 नाइट्रो समूह। अब ये दोनों जो हो जाते हैं हमारे, ये दोनों हो जाएंगे। अब इसे अगर कहना है हमें तो इसे हम कहेंगे आर्थो नाइट्रो फिनॉल, इसे कहेंगे। और इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा पैरा नाइट्रो फिनॉल हो जाता है। और इन दोनों का क्या हो जाता है, हमें मिश्रण मिलता है, इन दोनों का हमको मिश्रण प्राप्त होगा। तो आर्थो नाइट्रो फिनॉल और पैरा नाइट्रो फिनॉल का मिश्रण। अब इसमें अगर ये बात आती है कि इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, तो आपका जो पैरा होता है ये लगभग 80% के आसपास बनता है और जो नाइट्रो होता है ये लगभग 20% के आसपास बनता है। तो आप कह सकते हैं कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगा, आपका मुख्य उत्पाद, और जिसकी मात्रा कम होगी वो आपका क्या होगा, सह उत्पाद। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मुख्य उत्पाद हो जाएगा और ये आपका सह उत्पाद हो जाएगा। तो इस अपक्रिया को हम नाइट्रेशन बोलते हैं या नाइट्रीकरण बोलते हैं। कभी भी आपको अगर आए कि नाइट्रीकरण अपक्रिया क्या है, नाइट्रीकरण से अपक्रिया लिखिए, तो चाहे आप बेंजीन का नाइट्रीकरण करा दीजिए, चाहे क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करा दीजिए, चाहे फिनॉल का, चाहे एल्डिहाइड, किसी का भी आप नाइट्रीकरण करा सकते हैं। बस नाइट्रीकरण में यही विशेष ध्यान देना है कि जो अपक्रिया होगी वो हमारी होगी नाइट्रिक अम्ल से, जो अपक्रिया होगी वो हमारी क्या होगी, नाइट्रिक अम्ल से, और ये हो जाएगा हमारा फिनॉल। तो आपको मिलता है ये नाइट्रीकरण अपक्रिया है। अब इसे नोट करना है, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं पिक्रिक अम्ल का निर्माण। तो आप लोगों ने नोट किया होगा, तो थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें। थोड़ा सा देखिए, जैसे जब यहाँ से आप जानते हैं कि कोई भी बेंजीन वलय होगा, सुन लीजिए। अब जैसे बेंजीन वलय है आपका, तो आपको पता है जहाँ भी बेंजीन वलय होगा, यहाँ पर जैसे ये किनारा जो आपका है, जो शीर्ष हैं, इन सभी शीर्षों पर क्या होगा, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होगा, सभी का पर जो है एक कार्बन एक हाइड्रोजन होता है यहाँ पर सभी पर। और इसमें क्या होता है कि दो कार्बनों के बीच में डबल आबंध, फिर एक छोड़ करके फिर डबल आबंध, एक छोड़ करके फिर, यानी कहने का मतलब बेंजीन में ट्रिपल यानी 3 क्या होगा आपका डबल आबंध और 3 एकल आबंध होता है। जैसे अब यहाँ पर क्या है, इसके स्थान पर क्या लग गया है यहाँ पर OH, तो इसको हम फिनॉल बोल दिए। अब जब इसमें से हम क्या करते हैं HNO2 HNO3 की अपक्रिया कराए हैं, तो इसमें से हमें क्या मिला, NO2 मिला। जब NO2 यहाँ लगेगा तो यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ का H और NO2 का OH, यहाँ से HNO3 का OH, तो OH और ये वाला H दोनों मिलकर के H2O का निर्माण करते हैं।
ऐसे यहाँ पर भी H2O हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका H2O, यहाँ से भी H2O। अब अगर आप बैलेंस बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लगा लीजिए और यहाँ पर 2 लगा लीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या होगा 2H2O निर्मित हो जाएगा। तो ये आपका होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यानी कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया हो जाती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम पिक्रिक अम्ल का निर्माण। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पिक्रिक अम्ल का निर्माण। पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है? पिक्रिक अम्ल का निर्माण तभी हो सकता है जब हमें H2SO4 की क्रिया पता हो, यानी कहने का मतलब नाइट्रीकरण की अभिक्रिया अगर हमें पता है तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। अब इसी के साथ में एक अभिक्रिया और होती है सल्फोनेशन होती है, अगर वो भी पता है तब भी आपकी क्लियर हो जाता है। जैसे अब क्या होगा कि अगर हमें पिक्रिक अम्ल बनाना है, पिक्रिक अम्ल अगर निर्माण करना है हमें, तो पिक्रिक अम्ल का अगर निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फिनॉल को 100 डिग्री पर H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं। तो हम क्या करेंगे कि फिनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ अभिकृत करने पर पिक्रिक अम्ल, अब पिक्रिक अम्ल को ही बोला जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक अम्ल को ही कहते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसकी अभिक्रिया जो होगी आपकी, ये आपका हो जाएगा OH, ये हो गया आपका फिनॉल प्लस, अब यहाँ क्या कीजिए 3 HNO3 ले लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। अब जब आपको हमने बताया था कि जो HNO3 होता है, जो आपका HNO3 होगा, ये टूटेगा HO2 है, यहाँ पर NO2 है, तो अगर इसी को हम 3 बार लिखते हैं इसी तरीके से इसी को, तो हमें ऐसे मिलेगा NO2 मिलेगा, फिर HNO3, यहाँ पर क्या होगा HONO2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ 3 NO2 हो गया हमारे पास। जब 3 NO2 हो गया तो जो हमारा फिनॉल जो बनेगा ये हो जाता है, हमारा फिनॉल की संरचना हो जाती है ये फिनॉल। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर 1 लगेगा 2 नंबर पर, और ये आपका 4 नंबर पर, और यहाँ 6 नंबर पर। एक यहाँ हो जाएगा NO2 यहाँ लग जाएगा, एक आपका NO2 यहाँ पर लग जाएगा, और एक आपका लग जाएगा यहाँ पर NO2 यहाँ पर लग जाएगा, इतना हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल बोला जाता है, यही है हमारा पिक्रिक अम्ल। और यहाँ हम देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या मिला हमको OH OH OH। जब यहाँ पर NO2 लगाया तो यहाँ से एक H निकला और इसके साथ हो गया तो क्या हो गया आपका H2O। यहाँ से भी एक OH है और यहाँ लगा तो NO2, जब यहाँ लगा तो यहाँ से H निकला, वो भी H2O, और यहाँ भी लगेगा तो ऐसे, तो यहाँ पर 3 H2O निकलते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल का निर्माण। ये आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल सांद्र। और अगर देखते हैं हम तो पहले जो आप देख रहे हैं ये सीधी अभिक्रिया इस तरह नहीं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब फिनॉल और HNO3 और H2SO4 इन तीनों को मिलाया जाता है तो सबसे पहले H2SO4 फिनॉल से क्रिया करता है और सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है। उसके बाद हम नाइट्रिक अम्ल मिला, जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो नाइट्रिक अम्ल पुनः जो है अभिक्रिया करके तब पिक्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये है आपका पिक्रिक अम्ल का निर्माण।
जो कि क्या है आपका H2SO4 की उपस्थिति में शांत HNO3 के साथ क्रिया करके पिक्रिक अम्ल या इसे आप कह सकते हो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। तो आपका ये हुआ पिक्रिक अम्ल का निर्माण। तो इसे नोट कर लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका ये है और एक क्वेश्चन आता है बेकेलाइट का निर्माण। तो बेकेलाइट भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पिक्रिक अम्ल को नोट कर लीजिए।